हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी स्टोरी आदमखोर का शिकारी का दूसरा पार्ट लेकर। आशा करता हूँ इसका पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तैपूर एक छोटी सी बस्ती है और वहाँ किसी के पास कोई राइफल नहीं थी। फिर 10-12 लोग जमा होकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए निकल पड़े। ठीक उसी वक्त एक बड़ी ट्रक बालू इकट्ठा करने के लिए चौरदी आ रही थी। इन लोगों ने ट्रक को रोका और ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें फ़ौरन अनंतपुर पहुंचाए ताकि वो पुलिस को घटना की जानकारी दे सकें। लेकिन ड्राइवर ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उनसे कहा कि वो ट्रक पर बैठे और वो खुद जाकर घटनास्थल को देखता है। एक आदमी ने उसकी इस बात पर उसे रोका और कहा कि ट्रक खुला हुआ है। अगर शेर ने ट्रक के ऊपर छलांग लगा दी और उन लोगों पर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा। ड्राइवर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो फौरन शेर के ऊपर ट्रक को चढ़ा देगा। इस तरह इन लोगों की थोड़ी हिम्मत बंध गई और ये सब घटनास्थल की तरफ बढ़ गए। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो खून में नहाई हुई बाप की लाश देखकर ड्राइवर बहुत हैरान हुआ। वो समझा था कि सारी कहानी ही झूठी होगी, बेटे का वहाँ कहीं अता पता न था। अब ड्राइवर की हिम्मत भी जवाब दे गई। खैर, इन लोगों ने बाप की लाश को ट्रक पर लादा और सीधे चौरदी रवाना हो गए और चौरदी से रेंज अफसर को साथ लेकर कोहेसी पहुंच गए। इसके अगले दिन हथियारबंद पुलिस की टुकड़ी उसी ट्रक से घटनास्थल पर पहुंची ताकि बेटे की लाश तलाश कर सके। सेंचुरी तक तो खून के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन इसके बाद कोई भी इतना माहिर ना था कि मिटते हुए निशानों के साथ पीछा कर पाता। इसीलिए फिर ये सब लोग शमोगा पहुँचे और वहाँ सूचना दी कि लड़के की लाश रिकवर नहीं हो सकी है। ये उस टाइगर द्वारा की गई ताज़ा घटना थी। चौरदी के फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें काफ़ी पिलाई और फिर कोहेसी के अफसर के अलावा लकड़हारे और मैं उस जगह का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। मैं उस रास्ते से बहुत बार पहले भी गुज़र चुका था और दूसरी बार ऐसा हुआ था कि शेर गेम सेंचुरी की तरफ गया था। इससे पहले गोजा में मेरी गोली से घायल होने वाला शेर सेंचुरी में गया था और मैंने उसे बीच रास्ते में ही शिकार कर लिया था। रेंज अफसर हमसे पहले ही उस जगह का जायज़ा ले चुके थे जहां आदमखोर ने बाप बेटे पर हमला किया था। वहां पर ट्रैफिक के आने जाने की वजह से खून के निशान मिट चुके थे। ये सेंचुरी सड़क के किनारे पड़ने वाले सागवान के पेड़ों से शुरू हो जाती है। उस वक्त ये सारे पेड़ एक जैसे और 20 फुट ऊंचे थे। उन्हें मैसूर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 10-15 साल पहले एक सीधी लाइनों में लगाया था। 2 फरलांग तक इन सागवान के जंगल के बाद प्राकृतिक जंगल शुरू हो जाता है। सागवान के पेड़ों के नीचे खून के निशानों का पीछा करना लगभग असंभव होता है। ज़मीन पर इतने पत्ते होते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म का दूसरा निशान ढूंढना मुश्किल ही होता है। लड़के की लाश से कुछ खून बहा था और फिर वो रुक गया था। लकड़हारों ने हमें ठीक वो जगह दिखाई जहाँ से शेर लड़के को उठाकर गायब हुआ था, लेकिन वहाँ पर हमें कोई ख़ास निशान नहीं मिले। 2-3 जगहों पर हमें खून के धब्बे ज़रूर दिखाई दिए, मगर और कुछ नहीं। फिर हमने तलाश रोक दी। मुझे मालूम था कि सेंचुरी आगे उत्तर में नदी और बैलगाड़ी के रास्ते तक जाती है, जो पश्चिम में गोजा और पूरब में इमली कोला को जाता है। ये नदी और रास्ता सेंचुरी का उत्तरी किनारा है, जबकि जंगल और कई मील आगे तक फैला हुआ है। मेरी योजना ये थी कि सेंचुरी के चारों कोनों पर 4 भैंसें बांध दी जाएं
और एक भैंसा उसके ठीक बीच में। मुझे सेंचुरी में भी आदमखोर को मारने के लिए ख़ास परमिशन मिली हुई थी। मैंने ऑफिसर से कहा कि मुझे 5 भैंसे खरीदने हैं और जिसके लिए मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले मुझे भैंसे खरीदने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे बताया कि कल सुबह 9 बजे तक भैंसे आ जाएंगे। इसके बाद मैंने कोहेसी के फॉरेस्ट लॉन्ज में रहने का फ़ैसला किया और ऑफिसर से कहा कि जब वो और उसके आदमी भैंसे लेकर आएँ तो पहले हमें दिखा दें। और इसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो मरने के करीब भैंसे होते हैं वही लोग शिकारियों को बेच देते हैं। और एक बात ये भी है कि शेर ऐसे जानवर को मारना पसंद नहीं करता है। हालांकि शाम के साए गहरे हो रहे थे और मेरे साथी भी परेशान थे, मगर मुझे पता था कि जब तक हम पांचों एक साथ रहेंगे आदमखोर के हमले का कोई ख़तरा हमें नहीं है। और फिर इसी तरह हम करीब करीब चलते हुए कार तक पहुंच गए और जल्दी ही हमने उन लोगों को जहां उन्हें जाना था वहां पर उतार दिया। फिर वो रात काफ़ी शांति से बीत गई और अगली सुबह मैं ऑफिसर के पास गया। बदकिस्मती से भैंसे खरीदने में उसे कामयाबी नहीं मिली थी। खैर सुबह 10 बजे तक उसने 3 भैंसे खरीद लिए। इसमें एक बछड़ा था और बाकी 2 बूढ़े भैंसे थे। हालांकि ये भैंसे हमें पसंद नहीं आए थे, मगर क्योंकि वो काफ़ी पैसे खर्च करके ख़रीदे जा चुके थे, इसीलिए अब मैं क्या कर सकता था। हमने 3 आदमियों को निर्देश दिया कि वो चौरदी की तरफ जाने वाली 4 मील लंबी सड़क पर भैंसे ले जाएं और हम खुद 12 बजे तक वहां के लिए निकल गए और भैंसों के पहुंचने से पहले ही हम वहां पहुंच गए। चौरदी के अफसर ने वहां एक छोटा भैंसा भी खरीद रखा था जिसका रंग भूरा था और उसने बताया कि दूसरा भैंसा भी पहुंचने वाला ही होगा। और फिर 1 घंटे बाद वो भैंसा भी आ गया। 12:30 बजे तक ये पांचों जानवर जमा हो गए थे। अब तक आधा दिन गुजर चुका था। नतीजा ये कि हमने 3 भैंसे ही बांधे थे। सबसे छोटा भैंसा हमने सेंचुरी के बीच में बांधा। बछड़ा दक्षिण की सड़क से कुछ गज अंदर बांधा गया था। तीसरा बूढ़ा भैंसा पूर्वी किनारे पर बांधा जो चौरदी से 5 मील दूर था। दिन डूबने तक हमारा काम पूरा हो गया था। बाकी 2 भैंसे चौरदी में मैंने छोड़ दिए जिन्हें मैं अगली सुबह वापस ले लेता। अब सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं कोहेसी के अफसर के साथ कार पर चौरदी पहुंचा। आधे रास्ते पर एक नर सांभर ने सड़क पार की तो अफसर ने इसे अच्छा शगुन बताया। चौरदी के अफसर ने बताया कि वो भी मेरे साथ भैंसे बांधने जाएगा और उसने अपने दूसरे ऑफिसर को निर्देश दिया कि वो 2 आदमियों के साथ जाकर भैंसों की देखभाल करे। हमने अब उस बेट को जाकर देखने का इरादा किया जो जंगल के बीच में बंधा था और वहां जाने के लिए एक छोटा रास्ता चुना। हम सब इकट्ठा निकले और आधे घंटे बाद हम वहां पहुंच गए। वहां पर भैंसा जिंदा सलामत था। आपको पता रहे कि बैट को बांधने के बाद रोज़ उसके चारे पानी का ख्याल भी रखना शिकारी की जिम्मेदारी होती है। हालांकि घास तो बहुत आसानी से मिल जाती है, मगर पानी का प्रबंध करना मुश्किल होता है। इस काम के लिए घड़ा या कनस्तर रोज़ भरकर लाना पड़ता है, लेकिन अक्सर घड़ा फूट जाता है और तेल का कनस्तर आदमखोर को चौकन्ना कर देता है। इसीलिए अच्छा यही है कि हर दिन भैंसे को खोलकर किसी नदी या तालाब से पानी पिलाकर वापस बांध दिया जाए। कभी कभी तो पानी करीब ही मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मील 1.5 मील का रास्ता तय करना पड़ता है। देहाती लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और इतनी मेहनत को बेकार समझते हैं। उनकी सोच है कि जानवर को मरने के लिए बांधा गया है तो मरना तो उसको है ही, तो फिर उसको पानी पिलाने का क्या फ़ायदा। सारे शिकारियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो खुद बेट के पास ना भी जा सकें
तो किसी विश्वसनीय आदमी को ये जिम्मेदारी दे दें। अगर किसी शेर या तेंदुए ने उस जानवर को नहीं भी मारा हो, तब भी प्यास से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए उसके पानी का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। खैर, वहाँ से आधा मील दूर एक नदी थी और हम भैंसों को खोलकर वहाँ ले गए और उसे पानी पिलाकर वापस लाकर बांध दिया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत से बचने के लिए भैंसों को किसी नदी के किनारे क्यों नहीं बांधा। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ शेर भी पानी पीने आते हैं, मगर और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि नाले, रास्ते और कुछ ख़ास पगडंडियाँ भी काफ़ी अहम जगह होती हैं, और ख़ासकर ऐसे रास्ते जिन पर दो अलग अलग दिशाओं से जानवर गुज़रते हों। शेर हमेशा नदियों के किनारे नहीं चलते हैं, ख़ासकर जहाँ नदियाँ ज़्यादा हों। हमने भैंसों को उस जगह बांधा था जहाँ से काफ़ी शेर गुज़रते थे, और इस बारे में हमें चौरदी के ऑफिसर ने बताया था। हमने दोनों जानवरों के पैर एक सही जगह पर पेड़ से बांध दिए। ये पेड़ जंगल के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर थे। अब काम ख़त्म हो गया था। हालांकि हमने अब शेर को घेर लिया था, मगर सेंचुरी कई मील लंबी और चौड़ी थी और शेर इस तरह घेरे में नहीं आता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद शेर की किस्मत उसे इस तरफ ले आए जिधर बेट बंधे हुए थे। उस दिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। दिन के 3 बज रहे थे और हम चौरदी पहुंचने वाले ही थे कि कुछ लोग हमें खेतों में हमारा इंतज़ार करते मिले। उन्होंने बताया कि वो भैंसा मारा गया है जो बाप बेटे की मौत की जगह पर बांधा गया था। गार्डों के मेरे उधर आने की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो हर आने जाने वालों को घटना के बारे में बताते रहे ताकि हमें सूचना मिल जाए। उनकी बात सुनकर हम चौरदी की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने आदमियों को खूब खरी खोटी सुनाई कि वो खुद ये सूचना लेकर हमारे पास क्यों नहीं आए। हालांकि उन बेचारों की गलती नहीं थी, क्योंकि हम पूरे दिन राउंड पर थे और अगर वो आते भी तो उन्हें हमें ढूंढने में कामयाबी नहीं मिलती। और इस हालत में उनका ये फ़ैसला कि हर आने जाने वाले को सूचना दी जाए बेहतरीन था। वैसे भी अगर हम देरी ना करते तो हमारे पास मचान बांधने का काफ़ी वक्त था। हमने गिद्धों से बचाने के लिए लाश पर पेड़ की टहनियाँ डाल दी थी। 3:30 बजे हमारी कार सड़क पर दक्षिण की तरफ खड़ी थी और हम नीचे उतरकर घटनास्थल पर पहुँचे। कार से चारपाई मचान उतारने में बस 3 मिनट लगे। मैंने ये चारपाई का मचान अपने पिछले तजुर्बों के हिसाब से बनाया था, जो पहले के मचानों से चौड़ाई में बस आधा ही था। इस तरह उसे कार पर रखना आसान हो गया था। इसके ढांचे में 4 बांस थे और खाकी रंग की चौड़ी निवाड़ की पट्टियों से ये बना था। इसके चारों पाए सिर्फ 1 फीट लंबे थे और ढांचे से 6 इंच नीचे की तरफ और 6 इंच ऊपर निकले हुए थे। इसी वजह से उसे पेड़ से बांधना आसान था। ये मचान एकदम सादा और आरामदेह था और इसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता था। इस पर बैठकर हिलने डुलने से भी कोई आवाज़ नहीं आती थी। यहाँ सागौन के पेड़ों की ऊंचाई औसतन 20 फुट थी, लेकिन कुछ पुराने पेड़ भी वहाँ पर थे जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे। मैंने भैंसे को जानबूझकर ऐसे ही एक बड़े पेड़ के नीचे बांधा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सागौन के पेड़ थे और सागौन पर टहनियाँ काफ़ी ऊंचाई पर उगती हैं, तो मुझे काफ़ी ऊंचाई पर बैठना था। उस कमबख्त पेड़ ने मुझे चढ़ने में बहुत परेशान किया। उसकी पहली टहनी 12 फीट ऊंची थी और मुझे पेड़ पर चढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी। एक फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे अपने कंधों पर उठाया और उसकी हेल्प से मैं किसी तरह पहली टहनी तक पहुंचा, और इसके बाद का काम आसान था। यहाँ पर कोई और पेड़ नहीं था और सागौन के पत्तों ने मचान को छुपा लिया। मेरा मचान ज़मीन से 20 फीट की ऊंचाई पर था।
मारे गए उस बछड़े की गर्दन टूटी हुई थी और अतखाई लाश से जाहिर हो रहा था कि इतना मांस उसमें बाकी था कि शेर वापस लौटता, क्योंकि फॉरेस्ट अफसर या गार्ड में से कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता था। तो मैंने उन्हें कहा कि वो लकड़हारों के साथ जाएं और मेरी गाड़ी को धक्का लगाकर कम से कम आधे मील दूर पहुंचा दें, ताकि अगर शेर उस तरफ से आए तो उसे ज़्यादा संदेह ना हो। मुझे ये ख्याल देर से आया था और क्योंकि सड़क सीधी थी तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। मेरे साथी चले गए। मेरा अंदाज़ा था कि कार अपनी जगह पहुंच गई होगी और अभी 7:45 ही बजे थे कि शेर वहां आ गया। रात का अंधेरा फैला हुआ था। शेर के आने की सूचना हमें चीतल के झुंड और काकड़ की काल से मिल गई थी। कम से कम 1 मील तक उन जानवरों ने शोर मचाए रखा। शेर आराम से बछड़े की लाश पर पहुंचा, मगर उसके पैरों की भारी चाप हमें पहले ही सुनाई दे गई थी। मैंने अपनी टार्च जलाई, जिसकी रोशनी सीधे उसके मुंह पर पड़ी। मुझे 3 सेकंड में ही मालूम पड़ गया कि शेर के अयाल नहीं है, मगर मैं खतरा कैसे उठाता तो दिल पर गोली खाकर शेर वहीं गिर पड़ा। अब मैंने 15 मिनट इंतज़ार किया, मगर शेर मर चुका था। मैं किसी तरह पेड़ से उतरा और सावधानी के साथ शेर की लाश पर पहुंचा। मैं बड़बड़ा रहा था कि गोली चलाने से पहले मुझे अच्छी तरह मालूम चल गया था कि शेर के अयाल नहीं है, फिर भी मैंने गोली चलाई। खैर, एक बार फिर गलत शेर मारा गया था और मैन ईटर बच निकला था। अब मुझे शमोगा के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को भी अपनी सफाई देनी होगी, क्योंकि उसी ने आदमखोर को मारने की परमिशन हमें दी थी और मैंने गलत शेर मार दिया था। मैं दोबारा चौरदी वाली सड़क पर चढ़ा और मुझे उम्मीद थी कि कार पास में ही होगी, मगर कार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। फिर मैंने सोचा कि शायद वो बेचारे चौरदी तक धक्का लगाकर ले गए होंगे। फिर मैं चौरदी में अफसर के घर तक पैदल पहुंचा। वहां पर दोनों अफसर मौजूद थे। मैंने उन्हें बताया कि शेर मारा गया है, मगर मुझे विश्वास है कि वो गलत शेर है। उन्होंने कहा कि क्या पता ये आदमखोर ही हो और शायद उसकी 2 साल में अयाल झड़ गई हो, और ये भी हो सकता है कि लोगों ने गलत देखा हो और आदमखोर के अयाल हो ही ना। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने अपनी कार के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कार सड़क पर उल्टी दिशा में खड़ी थी और उन्हें कार मोड़ना नहीं आता था, तो वो धक्का लगाकर उसे और 1 मील आगे छोड़ आए हैं। अब मेरी हालत तो आप समझ ही रहे होंगे। काफ़ी पीकर हम लोग वहाँ से निकले और हमारे साथ बांस, लालटेन और रस्सियाँ थीं। जितनी देर में ये लोग सड़क से उतरकर टाइगर को बांध कर लाते, मैं आगे जाकर अपनी कार को ले आया। हमें कोहेसी तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। इसकी अगली सुबह मैंने शेर की खाल उतारी और इस बीच इन दोनों ने शमोगा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को चिट्ठी लिखी। इन्होंने लिखा कि मैंने गलत शेर मारा है जो आदमखोर नहीं था। मेरे पास जो स्पेशल परमिशन थी वो सेंचुरी के अंदर बस आदमखोर के लिए थी और किसी चीज़ के लिए नहीं थी। और उन्होंने अपने बड़े ऑफिसर से कहा था कि वो खुद ज़रूरी कार्रवाई करें। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और कहा कि ये लिखना उनकी सरकारी जिम्मेदारी थी। मैंने छुट्टी ख़त्म होने का इंतज़ार किया, मगर इस बीच कोई और भैंसा नहीं मारा गया। शमोगा के डीएफओ ने मुझे सरकारी तौर पर चिट्ठी लिखकर मुझसे सफाई मांगी कि मैंने गलत शेर क्यों मारा, जबकि मुझे सिर्फ आदमखोर को मारने की परमिशन थी। मुझे घटना की पूरी जानकारी उसे देनी होगी। खैर, जब यह चिट्ठी हमें मिली तो हमने जवाब दिया कि उसे गलत सूचना मिली है और मैंने असली आदमखोर को ही मारा है और जिसकी परमिशन उसने खुद हमें दी थी। खैर, अब इस सब से क्या फ़र्क पड़ता था, बस सरकारी फाइलों का पेट भर गया। हम सब निश्चिंत थे। हर आदमी ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से
पूरा किया था और फिर मेरे बेंगलोर वापसी का वक्त आ गया। मैंने दोनों अफसरों का उनकी सपोर्ट के लिए खूब सारा धन्यवाद किया और चारों भैंसों को चौथाई कीमत से भी कम पर बेचकर मैं घर के सफ़र पर चल दिया। रास्ते में मैंने शिमोगा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का भी शुक्रिया अदा किया। उसने हमें बताया कि मैंने उसके सरकारी ख़त का ठीक जवाब दिया है, इसीलिए किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद 1 साल गुजर गया और वहाँ से किसी और के मारे जाने की कोई खबर ना आई। हर आदमी यही समझ रहा था कि आदमखोर मेरे द्वारा मारा गया है और ख़ुद मेरा भी यही ख्याल था। मगर एक दिन ये गलतफहमी दूर हो गई। शेर ने सागर के कस्बे से बाहर एक आदमी को मार डाला था और इसके 2 हफ्ते बाद उसने एक और इंसानी शिकार किया और फिर 1 महीने के बीच एक औरत और एक आदमी उसका और शिकार बने। अगस्त के शुरुआती दिनों में एक लंबोनी लड़का दिन दहाड़े मारा गया जो कोहेसी के पास अपने मवेशी चरा रहा था। आदमखोर एक बार फिर लौट आया था और पूरी तरह इंसानों को मारने में लगा हुआ था। अगर ये कोई दूसरा आदमखोर था तो भी ये बहुत तेज़ी के साथ वारदातें कर रहा था। अब मैंने बहाना करके 1 हफ्ते की छुट्टी ली और सीधा कोहेसी जा पहुंचा। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट अफसर बदल चुका था और नया अफसर मेरा परिचित नहीं था। मैंने उससे पूछा कि कोहेसी या चौरदी में कोई पुराने अफसर हैं, तो उसने हमें हाँ में जवाब दिया। चौरदी पहुंचकर हम लोग पुराने दोस्तों की तरह मिले। पुराने अफसरों का ख्याल था कि मैंने आदमखोर ही मारा था और ये कोई नया जानवर होगा। उनके पास दलील ये थी कि 2 महीने पहले तक किसी के मारे जाने की खबर उनके पास नहीं आई थी। अगर ये वही आदमखोर होता तो 10 महीनों तक चुपचाप क्यों रहता, क्योंकि आदमखोर अपनी आदत को छोड़ तो नहीं सकता था। उनकी दलील काफ़ी मजबूत थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाने बैठ गए। शेर ने सागर, अनंतपुरम और तकराठी और गोझा में वारदातें की थीं। ये वही इलाका है जहां अयाल वाला शेर भी वारदातें करता था। अगर ये वो शेर ना भी होता तो भी ये बिल्कुल उन्हीं इलाकों में घटनाएं कर रहा था जहां अयालदार शेर घटनाएं करता था। अब मैं बेट कहाँ बंधवाऊँ और कहाँ से शुरू करूँ, ये फ़ैसला करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और इसके अगले दिन ये फ़ैसला अपने आप ही हो गया। शेर ने इमली कोला से एक चारवाहे को उठा लिया था। ये जगह सेंचुरी का उत्तरी पूर्वी किनारा था। फॉरेस्ट गार्ड ने इसकी सूचना चौरदी के फॉरेस्ट ऑफिसर को दी, जो फ़ौरन उस बारे में बताने के लिए कोहेसी पहुंच गया। 3 बज रहे थे। इमली कोला जाने के लिए हमें एक दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा, जो बहुत ही मुश्किल था। इमली कोला में एक छोटा सा खूबसूरत फॉरेस्ट बंगला है, जिसके एक किनारे पर नदी बहती है और ये नदी 2 मील आगे जाकर एक झील में गिरती है। चरवाहा उसी नदी के किनारे अपने मवेशी चरा रहा था। सुबह 9 बजे के वक्त आदमखोर ने नदी से आकर लड़के पर हमला किया था और उसने मवेशियों को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लड़के को मारने के बाद शेर ने उसे उठाया और नदी से होता हुआ जंगल में गायब हो गया। मुझे उसके चरवाहे की तरफ जाने और फिर आने के निशान दिखाई दिए, लेकिन खून के निशान नहीं मिले। हालांकि लड़के के घसीटे जाने के निशान मिल रहे थे। ये सब देखते हुए शाम हो गई और हम मरने वाले की लाश नहीं तलाश कर पाए। अफसोस ये था कि हमें खबर बहुत देर से मिली थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम वहाँ फ़ौरन पहुँचे, मगर रास्ता बहुत ख़राब था। अगर मुझे शाम तक बची खुची लाश मिल जाती तो मैं मचान पर बैठ सकता था। खैर, ऑफिसर उस बंगले के एक कमरे में सोए और मैं दूसरे कमरे में सोया और दोनों गार्ड किचन के बराबर गोदाम में सो गए, जो बंगले से हटकर एक अलग जगह बना था। दरवाजे बंद कर दिए गए। आधी रात को शेर ने बोलना शुरू कर दिया।
वो हमसे करीब 1 मील दूर था और उसकी आवाज़ें ऑफिसरों ने भी सुनी। उन्होंने बीच का दरवाज़ा खटखटाकर मुझे शेर के बारे में बताया। मैंने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि मैं भी यही सुन रहा था। फिर मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला जो बरामदे में खुलता था। इस वक्त जंगल में चांदनी फैली हुई थी। जंगल में ऐसे सीन आम तौर से देखने को मिलते हैं। मैं अभी मंत्रमुग्ध होकर यह नज़ारा देख ही रहा था कि शेर काफ़ी नज़दीक से बोला। अब मुझे समझ में आ गया कि शेर बंगले के पीछे वाली नदी के किनारे चल रहा है और 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगा। मगर क्या ये आदमखोर ही है? मैंने मौके से फ़ायदा उठाने को सोचा। मेरे पास टार्च को राइफ़ल पर लगाने के लिए 2 मिनट थे। फिर मैं बाथरूम के दरवाजे से बाहर की तरफ लपका और नदी की तरफ बढ़ा। पानी की सतह चांदनी में चमक रही थी। ये नदी करादी भट्टा का उत्तरी किनारा बनाती है। इसके अपोजिट साइड सेंचुरी है और ये बंगला उसकी हद से मिला हुआ था। शेर एक बार फिर बोला। इस बार वो शायद 4 मील दूर होगा। अब प्रश्न ये था कि शेर किस किनारे पर है। अगर वो अपोजिट किनारे पर होगा तो मुझे नदी में उतरना पड़ेगा और अगर वो मेरी साइड पर है तो नदी में घुसने की वजह से वो मुझसे ऊपर होगा और वो वहाँ से ना सिर्फ मुझे देख लेता बल्कि मुझ पर हमला भी कर सकता था। और इसी बीच फिर एक फरलांग से उसकी आवाज़ आई। अब मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कुछ करने का फ़ैसला कर लिया और मैं इसी बीच में लगातार अपने छुपने की जगह ढूंढ रहा था। मेरी तरफ 2 फीट की दूरी पर लाल रंग की घास पानी में उगी हुई थी, तो मैंने खामोशी के साथ वो 2 फीट की दूरी तय की और घास में चौकड़ी मारकर बैठ गया। अभी 2 या 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि एकाएक शेर मेरे सामने के उसी किनारे से बोला जहाँ से मैं यहाँ पर आया था। वो वहाँ से गुज़र रहा था। मैंने 5 तक गिना ताकि वो मेरे ठीक सामने ना हो। फिर टार्च जला दी। हमसे 15 गज की दूरी पर शेर था। शेर वहीं रुक कर मेरी तरफ बढ़ा। उसका दाहिना हिस्सा मेरे सामने था और मैंने उसके कंधे के पीछे गोली उतार दी। शेर हवा में उछलकर उल्टा गिरा। अब मैंने 2 गोलियां और चलाई। शेर को मेरी जगह का पता चल चुका था और वो लड़खड़ाता हुआ सीधा मेरी तरफ लपका। 5 गज के फासले पर मेरी चौथी गोली ने उसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ा दिए। बाद में जायज़ा लिया तो पता चला कि उसके अयाल थी। दोस्तों, जंगल के रहस्यों को जानना बहुत कठिन है। ये कोई नहीं बता सकता कि उसके गले और मुंह पर अयाल क्यों थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और वही आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे हमें हौसला मिलता है और ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी स्टोरीज़ ला सकें। तो चलिए, फिर आपके साथ किसी और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।